हेलो बच्चों, और मुझे देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि मैं प्रिया राठौर हूँ, है ना। देखने की आदत सी पड़ गई है आपको। और हम शुरू करने वाले हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9th, चैप्टर नंबर 7, लेक्चर 2, जीवों में विविधताएं। और उसमें आपको पता ही है कि हमें जो है आगे पढ़ना है, आज जैव विकास को पढ़ना है, जो कि आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है। उसके बाद हमें वर्गीकरण समूह में पदानुक्रमित संरचनाएं पढ़नी है, यानी कि हायरार्की सिस्टम पढ़ना है कि क्या है हायरार्की सिस्टम, वो देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैव विकास की कि जैव विकास है क्या। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बायो एवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास। तो थोड़ा बहुत आपने कभी ना कभी क्लासेस में पढ़ा है और ये बातें सुनी है कि हम जो है वो बंदरों से जन्मे हैं, या हमारा जो विकास है वो बंदरों से हुआ है। हालांकि ये बहुत अधिक हद तक सही नहीं है। जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे 12th में, और वहाँ पे भी सेम चैप्टर आएगा आपका विकास, तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी कुछ हमारी गलतफहमियां हैं कि हम बंदरों से बने हैं। हम बंदरों से नहीं बने हैं, बंदर और हम दोनों किसी एक से बने हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज कोई और थे। तो ये बात है, ये कहते हैं। तो यानी कि हमारा जो है वो बंदरों, चिंपैंजी और इनसे विकास हुआ है। तो जब से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी कब बनी है ये भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे 12th वगैरह में, कि पृथ्वी कैसे बनी, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब से पृथ्वी बनी है तो हम तब वहाँ पे मानव या ऐसे सारे जीव नहीं हुआ करते थे। जब पृथ्वी बनी थी तो आपने सुना होगा वो आग का गोला थी, वहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट नहीं था। तो धीरे धीरे एनिमल और प्लांट आए, फिर एनिमल से कुछ मछलियाँ बनी, कुछ फ्रॉग बने, कुछ पक्षी बने, फिर धीरे धीरे लास्ट में जाके सबसे विकसित रूप जो बना वो हम, यानी कि हम 2 पैरों वाला जो जानवर आपके सामने खड़ा है, यानी कि मैं, ऐसे इंसान बनकर सामने आए। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से अभी तक जीवों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और यही चेंज या परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जैव विकास कहलाते हैं, यानी कि बायो एवोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी जीवों को देखते हैं भाई, हम जितने भी जीव हमारे आसपास देख रहे हैं, वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं। मतलब कोई ना कोई चेंज हुआ पृथ्वी पर, इस अर्थ पर धीरे धीरे, जिसकी वजह से, इस प्रक्रिया की वजह से कुछ स्वाभाविक परिणाम, स्वाभाविक का मतलब जनरल जो आप देखते हैं, परिणाम आते हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थी। भाई क्यों हुए? आप बोलेंगे कि ये परिवर्तन क्यों हुए? तो एक एग्जाम्पल से इसे समझो कि देखो, पहले हम मान लेते हैं, हालांकि जब आप अभी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही पता चलेगा, क्योंकि हायर पे आप 11th में पढ़ोगे। लोअर लेवल पे ये पता चलेगा कि पहले बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव थे, बहुत सूक्ष्म जीव थे, और वो समुद्र में रहा करते थे। पहले जो जीव थे वो स्थल पे नहीं रहते थे, समुद्र में, पानी में, नदियों में रहा करते थे। तो भाई जब नदी में जीव रहेंगे तो फिर जितने संख्या में, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी तो खाना पीना, जनन, सब चीज़ों की उनको क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी। तो कुछ जीवों ने अचानक सोचा होगा कि यार पानी में तो बहुत ही दिक्कत है, खाना भी कभी नहीं मिलता है ना, पेयर मतलब जनन करने के लिए पार्टनर भी नहीं मिलता, मैं उसको पटाता हूँ वो किसी और को पट जाती है ना, ऐसा हो जाता है, तो मैं तो ये पानी छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो ऐसे ही उसको कुछ आया और वो लैंड पर गया, है ना, लैंड पर गया और उसको लगा यार पृथ्वी पे तो बहुत सारे प्लांट हैं, खूबसूरत भी है ये, इस पे तो फल भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे तो कुछ कीड़े मकोड़े भी घूम रहे हैं, तो क्यों ना मैं पृथ्वी पर आ जाऊँ, इन्हीं को खा के अपना जीवन यापन कर लूँगा। वो आया पानी पे, थोड़े दिन उसको सांस लेने वेने में दिक्कत हुई, फिर उसने क्या किया, भाई अगर सांस लेना है तो भाई इन गिल्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनरली जो पानी में रहते हैं उनमें या तो गिल्स होते हैं या फिर जनरल पानी से ही वो श्वसन ले लेते हैं, त्वचा से। यार कुछ करना पड़ेगा, तो उसने अपने आप में कुछ ऐसे चेंज किए और लंग्स डेवलप कर लिए, मतलब फेफड़े डेवलप कर दिए, क्योंकि स्थल पर रहने के लिए हमें ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों की या लंग्स की ज़रूरत होती है। उसने अपने आप में बहुत सारे, एक ही नहीं, ये तो मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही कि लंग्स
डेवलप किए होंगे, थोड़ा थोड़ा त्वचा से ले लेता होगा, थोड़ा थोड़ा लंग से ले लेता होगा, और फिर वो यहीं रहने लग गया पृथ्वी पर, धरती पर, पानी को छोड़ के। दूसरों को भी ले आया कि चल चल चल, वहाँ पे तो ये है वो है, ऐसे करके। तो ऐसे पानी से स्थलीय जीवों का विकास हुआ होगा। फिर स्थल पे जब बहुत सारे लोग हो गए तो फिर उन्होंने सोचा यार आसमान भी तो है अपने पास, वहाँ पे चलते हैं। तो उन्होंने पंखों का विकास किया और फिर वो उड़ने लग गए। तो ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। और ये विकास क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया आवश्यकताओं की वजह से, कि उसको वहाँ पे कमी लगी और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो उसको खींचकर कहाँ ले गई? विकास की ओर ले गई। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो जो जैव विकास हुआ वो उनकी बेहतर जीवन यापन और आवश्यकताओं के लिए हुआ और नए जीवों का विकास होता गया। हमारे पास जो इतने सारे जीव हैं, जो जैव विविधताएं हमने पढ़ा कि जितनी भी वैरायटी है वो सब विकास हुई है, मतलब किसी ना किसी से विकसित हुए हैं। कि पहले वो लोअर कैटेगरी के एनिमल थे, फिर उनसे हायर बने। ऐसे ही प्लांट में भी होता है ना। जब प्लांट भी आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आएगा। अभी इस चैप्टर में जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जनरली हम एनिमल्स के बारे में। तो इसे हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। ठीक है, परिभाषा मिल गई है आपको। फिर दो तरह के जीव हमारे सामने आते हैं। एक मैंने आपसे कहा कि पुराने जीव जब पृथ्वी बनी होगी और उसमें धीरे धीरे चेंज होकर अभी जो नए जीव बने हैं, यानी शेर, खाली मानव ही नहीं, शेर, कुत्ता, बिल्ली। अगर आप देखो तो आपको शेर और बिल्ली में समझ में आता होगा, है ना, कि देखो बिल्ली और शेर सिर्फ हाइट का फर्क है, बाकी तो वो थोड़े थोड़े सिमिलर से। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले वो बिल्ली रही होगी और बाद में वो शेर बन गई, या शेर से ही बिल्ली बनी है, क्योंकि उन दोनों में काफ़ी समानता है। तो ये भी एक विकास का प्रक्रम है कि कोई चेंज हुआ जिसकी वजह से वो अपने आप में चेंज हो गए। तो पहले जो पुराने वाले जीव थे उनमें परिवर्तन होकर अभी वाले जीव बने। तो अब हमें कोई नाम देना पड़ेगा। तो जो पुराने वाले जीव थे जिनमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ और वो ऐसे कैसे अभी भी मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अगर डायनासोर होते तो हम बोलते हैं कि डायनासोर 700-800 साल पहले रहते थे, यानी कि पुराने जीव थे। और अभी भी आपको अगर वो देखने को मिल जाए, हालांकि डायनासोर नहीं होते हैं, मतलब अगर आप कोई मूवी देखकर जुरासिक पार्क वगैरह बोल रहे हैं कि नहीं उन्होंने डायनासोर बना दिया है, सरासर गलत चीज़ है ना। दिखावों पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, है ना। अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग तो सुना ही है आपने, क्या अभी करोड़पति वाला जो चल रहा है कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लो पर पहले टटोल लो। तो कोई डायनासोर अभी नहीं है, लेकिन अगर वो मिलते तो हम कहते कि वो 700 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, अभी भी ऐसे ही दिखते हैं। मतलब कोई ज़्यादा उनमें चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो पुराने जैसे हैं, है ना। हम बोलते हैं ना पुराने लोग, पुराने जमाने के लोग, क्योंकि उनकी आदतें, उनकी हरकतें, उनकी सोच सब पुरानी होती है। तो ऐसा ही जीवों को दो कैटेगरीज में बांटा है। एक है आदिम जीव यानी कि पुराने जीव, और एक है उन्नत जीव जिन्होंने अपने आप में चेंज कर दिया। जैसे हम बोलते हैं कि हम पुराने जो हमारे दादा दादी हैं उनसे एडवांस हो गए, उनसे हमारी सोच बदल गई है, तो हम उन्नत जीव बन गए। ये एग्जाम्पल था। ऐसा सभी जीवों पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे परिभाषा बनाकर शो किया है। जो वो ब्लू कलर के डब्बों में क्वेश्चन आते हैं वही है इस टॉपिक के साथ, कि आदिम जीव किसे कहते हैं। कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना, मतलब कि आकार, प्रकार, हाथ, पैर, नाक वगैरह सब कुछ में प्राचीन काल से लेकर, पुराने जमाने से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? हम आदिम जीव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? आदिम जीव कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वो पहले थे 700-800 साल पहले, अभी भी वैसे ही हैं। दूसरा है उन्नत जीव। कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्याप्त परिवर्तन दिखाई दिए, मतलब वो चेंज हो गए। कुछ कुछ उनमें हमें चेंज दिखा। अब आपको कैसे पता चला कि उनमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, या वो पहले कैसे थे और अभी कैसे थे, अभी समझाऊंगी। तो कुछ में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो उन हमें आदिम जीव कह लेते हैं या पुराने जीव कह लेते हैं। ठीक है, और कुछ में बहुत परिवर्तन हो गया, इसीलिए हम उसे क्या कह लेते हैं? उन्नत जीव या नए जीव कहते हैं, या एडवांस एनिमल कहते हैं।
अब आपका वही क्वेश्चन मुझे पता है क्या सोच रहे हैं आप कि भाई आपको कैसे पता चला कि जो 700 साल पहले था वो अभी के अभी वैसा के वैसा है। ये हमें पता चलता है जीवाश्म से। अगर आपने कभी जीवाश्म वर्ड सुना है, फॉसिल्स, क्या होते हैं फॉसिल्स? कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना जो दिन भर खुदाई करते रहते हैं, है ना, खुदाई में हमें कोई किसी एनिमल की ऐसी हड्डियां मिली या एनिमल का कोई ऐसा पार्ट मिला और फिर हम उसे लैब में ले जाते हैं और आजकल साइंस इतनी डेवलप है कि उन हड्डियों से हम पूरा एनिमल जो है उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब उसका मॉड्यूल बना सकते हैं, उसका मॉडल बना सकते हैं, प्लास्टिक का या रबड़ का, ऐसा एनिमल बना सकते हैं, ऐसा मत सोचना, है ना। हड्डियों से हम क्या बना सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता होगा या कैसा रहा होगा। CID तो देखते ही होंगे आप मेरी तरह, वहाँ पे ऐसे ही होता है, वो हड्डी का एक ढांचा लेता है, उससे उसका मुंह बना लेता है कि वो कैसा दिखता होगा फेस से। तो हम क्या करते हैं, जीवाश्म की मदद से हम जीवाश्म की जो स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जीवाश्म कितने साल पुराना रहा होगा। ठीक है, अब ये 200 साल, अब ये कैसे पता चलता है? तो एक टेक्निक आती है कार्बन डेटिंग, कभी आपने सुना हो, उससे पता, सब कुछ साइंस से सब जायज़ है। और आपने सुना ही होगा भाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृतियाँ जो है वो 700-800 साल पहले आई है, ये भी सब हमने उसी से पता करा है। तो हमें पता चला कि भाई ये 200 साल पहले कोई ऐसा एनिमल था और फिर हमने जब इसको बनाया इसका मॉडल तो हमने कहा यार ऐसा तो अभी भी मिलता है। मतलब क्या हुआ कि इस 200 साल वाले फॉसिल में और अभी हमारे सामने जो एनिमल खड़ा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब वो एनिमल भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, ठीक है। जीव की बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये सब अभी कॉमन जीवों की बात कर रहे हैं कि वो पेड़ और या जो है वो अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो कैसे हैं, आदिम जीव है, पुराने जीव हैं। और अगर कोई परिवर्तन हो गया, मतलब 200 साल पहले जो फॉसिल मिला है उससे थोड़ा सा अलग और एडवांस जीव हमारे यहाँ आसपास घूम रहा है, तो हम कहेंगे कि पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा जैसा कि हमें फॉसिल मिला है। हमें कुछ कुछ संरचनाएं इसकी अभी जो हमारे सामने एनिमल खड़ा है उसके जैसी है इसमें, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज हो गया है। इस तरह से पता चलता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप और 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो भाई हमें ये पता चल गया कि ये नए जीव है या एडवांस जीव है। जैसा कि मैंने आपको हमारा एग्जाम्पल दिया कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पुराने ज़माने के हैं, हम नए ज़माने के हैं, ठीक है। पहले प्रकार के जीवों को आदिम और निम्न जीव भी कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपको पूछा हुआ है ब्लू कलर में कि आदिम और नए या पुराने जीव में क्या डिफरेंस है या किसे कहते हैं, तो आप वो जो दो परिभाषाएं मैंने लिखी है उसे लिख लेंगे। अब बात करते हैं, विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण तौर पर नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल जीव भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब वही जटिलताएं आ गई है। जटिलता का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि पहले अगर हमने वही सेल पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, अमीबा वगैरह, है ना, ये कैसे थे, एक कोशिकीय थे। लेकिन अगर हमें देखें धीरे धीरे क्या हुआ, 1 से 2 कोशिकाएं बनी, फिर कोई 4 कोशिका वाला जीव बना होगा, फिर 6 कोशिका जीव वाला बना होगा, फिर अब जो हम देखते हैं वो बहुकोशिकीय है। और बहुकोशिकीय में भी सिंपल वाले नहीं, हमारे पास तो भाई अंग भी है, अंग तंत्र भी है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, कि ऊतक भी है, तंत्रिकाएं भी है। इसके पास, अमीबा के पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये सबसे पुराना जीव रहा होगा और इसमें जब ये विकसित हुआ और हमारे जैसे जीव बने तो भाई इनमें क्या आ गई, जटिलताएं आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि भाई स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट हो गया। आप ऐसे समझो कि पहले तो एक कोशिका थी, ऐसे ही याद कर लेते इसको, तो एक केंद्रक होता है और ये होता है और वो होता है। अब बोलो मानव का संरचना पढ़ो, ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है, फलाना भी होता है, ढिकाना भी होता है। तो ये क्या हो गया, आपको याद करने में दिक्कत हो रही है ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है ना। एक कोशिका से कुछ ऐसे चेंज हुए कि जटिलताएं बढ़ गई हैं, इसीलिए पुराने वालों को तो हम पुराने जीव कह देते हैं,
जैसे एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये सब पुराने जीवों में आते हैं। आजकल नए एडवांस वायरस भी है, पढ़ा ही है आपने तो कोरोना के बारे में कि ये नए जमाने का वायरस है ना। तो पुराने जीवों को साधारण मतलब कि सिंपल या नॉर्मल कहते हैं, नए जीवों को जो हम क्या कह देते हैं, जटिल भी कह देते हैं, अपेक्षाकृत जटिल कह सकते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज की जो कि आपको समझना है, और अगर आप फ्यूचर में कभी बायो लेते हैं तो ये सिस्टम जो है आपको बहुत पढ़ना है आगे डिटेल में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप इसका अभी से क्लियर करके चलो कि वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना, जिसको मैंने इंग्लिश में बताया था हायरार्की सिस्टम कहते हैं, क्लासिफिकेशन का हायरार्की सिस्टम। क्लासिफिकेशन क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीवों को छोटे छोटे समानता और असमानताओं के आधार पर समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। अब ये कौन कौन से समूह है जिनमें हमने इनको बांटा हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर, लक्षण मतलब कैरेक्टर्स, यानी कि उसके क्या लक्षण है, कैसा दिखता है, अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। ठीक है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी कि क्या है, स्पीशीज है, जिसका इंग्लिश में जाति को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। अब बात करते हैं हायरार्की सिस्टम की। तो हमारे पास जो समूह है जिनमें हमने एनिमल्स और प्लांट को बांटा हुआ है वो कुछ ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं पदानुक्रम या हायरार्की सिस्टम या पदानुक्रम तंत्र। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है जगत, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। उसके बाद आता है फाइलम, जिसको डिवीजन, पादपों के लिए उसको डिवीजन कहते हैं और जंतुओं के लिए उसे फाइलम कहते हैं। फिर आता है वर्ग यानी कि क्लास, फिर आता है गण, उसके बाद आता है कुल यानी फैमिली, और फिर जीनस यानी वंश, और सबसे लास्ट में आती है जाति या स्पीशीज। अब ये वो वाली जाति नहीं है जो हम कहते हैं कि ये ब्राह्मण है और ये ईसाई है और ये हिंदू है, वो वाली जाति नहीं है, ये अलग जाति है। ठीक है, स्पीशीज यानी कि एनिमल्स की कैटेगरी है। सबको मैं समझाऊंगी, जरा देखो। इस दुनिया में प्लांट भी है और एनिमल भी है। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन तो आपने यही कर दिया है कि पौधे अलग दिखते हैं और जानवर अलग दिखते हैं। वैसे तो सभी सजीव है, सभी क्या है, सजीव है। एक कैटेगरी हमारे पास है सजीव, लेकिन सजीवों में भी कुछ तो जंतु है और कुछ क्या है, पादप है। तो सबसे पहली जो सिस्टम हम लेकर आए हैं वो क्या लेंगे, जगत। कि जगत हमारे पास दो प्रकार के हैं, यानी कि किंगडम, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। लेकिन प्लांट में वैरायटी कम है क्या, कितने सारे प्लांट हैं आपके सामने, और एनिमल में कितनी वैरायटी है। तो क्या हम बस दो कैटेगरी करके चुप हो जाए, नहीं, हमें आगे और उनको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना पड़ता है, क्योंकि वो सब भी एक दूसरे से दिखने में, लक्षणों में अलग अलग है। तो दूसरे नंबर पे हम लेकर आते हैं फाइलम यानी कि जंतु के लिए तो फाइलम, और पादपों के लिए डिवीजन बोल देते हैं। ठीक है, उससे फिर और छोटी क्लास। अब ये करते कैसे हैं, ये हम करते हैं समान लक्षणों के आधार पर, कि अगर कोई 2 या 4 एनिमल एक जैसे दिखते हो तो फिर हम उसको किसी एक फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति में रख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपकी एनसीईआरटी बुक में पूछा हुआ है कि अगर आप वर्गीकरण करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा सजीव आपको कहाँ मिलेंगे या जीव कहाँ मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा किस में मिलेंगे, जगत में, क्योंकि जगत में तो भाई दोनों सारे ही सजीव आ रहे हैं, प्लांट भी आ रहे हैं और एनिमल, तो संख्या बढ़ गई। तो सबसे बड़ा जो हमारा पदानुक्रम है वो कौन सा है, जगत। और सबसे छोटा वाला यानी सबसे कम संख्या में जीव हमें किस में मिलेंगे, जाति के अंदर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको याद रखना है ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, 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 फिर उससे छोटा। संख्या भी ऐसे ही है, इसमें सबसे ज्यादा आपको सजीव या एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे, फिर इसमें थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, इससे कम और सबसे कम इसमें।
जाति की मैं आपको परिभाषा जरूर बताती हूँ कि हम ये कैसे पता करेंगे कि ये वर्ग है, गण है या क्लास है। तो उसमें आपको जाति की परिभाषा याद करनी है कि जाति किसको कहते हैं। जाति जीवों के ऐसे समूह को कहते हैं जो आपस में जनन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनन, रिप्रोडक्शन, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बना के। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इंसान पूरी एक जाति है। अब मैंने आपसे कहा था ना वो हिंदू, मुस्लिम, ये वो जातियां नहीं होती। साइंस में जाति का मतलब कि सारे जितने भी इंसान हैं वो सब एक ही जाति के हैं, जिनका साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सेपियंस है। कभी आपने पढ़ा हो। क्यों हम एक जाति में हैं? क्योंकि हम आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बना के जनन कर सकते हैं। इसलिए सारे मानव एक जाति में आते हैं। ठीक है। इसी तरह सारे डॉग आपस में जनन कर सकते हैं, डॉग को डॉग से करा सकते हैं, तो वो भी एक जाति में आ सकते हैं। अब डॉग में को बहुत सारी जातियां हैं, है ना। आपने वो ब्रीड सुनी होगी कि ये जो है वो लैब्राडोर है, ये वो पब है, तो वो फिर उसकी अलग जाति है। जातियों में भी जातियां, ठीक है, तो वो अलग जाती है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप जो हैं वो कुत्ते के साथ, डॉग के साथ, है ना, फिजिकल रिलेशनशिप बना के बच्चे पैदा कर सकते हो? कैसी बातें कर रही हैं मैम, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डॉग की स्पीशीज अलग है, जाति अलग है, आपकी जाति अलग है। आप मानव हो, वो डॉग है। ठीक है, ये होती है जाति कि अगर आप सब जनन कर सकते हो आपस में, तभी आप एक जाति के अंदर आओगे। जैसे सारे इंसान सब आपस में जनन कर सकते हैं, तो वो क्या है? आप यहाँ रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, आप सब होमो सेपियंस है। साइंटिफिक नेम क्या है मानव का? होमो सेपियंस। इसको याद कर लो। अब अमेरिका वाला भी होमो सेपियंस है, आप भी होमो सेपियंस हो, और आप चाहो तो उनसे रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हो, क्योंकि आप एक जाति में आते हो। ठीक है, ये जाति होती है। तो सबसे कम संख्या किसमें होती है? जातियों की, क्योंकि उसमें तो अगर हम मानव की जाति की बात करें तो सिर्फ मानव ही तो आएंगे। कुत्ते अलग हो गए, है ना, भेड़ अलग हो गया, गाय अलग हो गई, फिर उधर पेड़ अलग हो गए, तो हमने ग्रुप बांट दिए तो संख्या कम हो गई। लेकिन जगत में देखो सभी शामिल है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब जगत में आता है। और धीरे 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 हम क्या करते जाते हैं? कम करते जाते हैं। किसके आधार पर? समान लक्षणों के आधार पर, कि लक्षण समान है तो एक वर्ग में रख दो। अब ये लक्षण कौन डिसाइड करता है? ये लक्षण हमने बनाए हुए हैं कि किसी वर्ग के क्या लक्षण होने चाहिए, किसी जाति के क्या लक्षण होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ सिंपल सा एक एग्जाम्पल। मेमेलिया एक वर्ग है, मेमेलिया, जिसमें हम आते हैं। ठीक है, मेमेलिया के कुछ कैरेक्टर हैं, यानी लक्षण है। पहला, उसमें क्या होनी चाहिए? मेमोरी ग्लैंड होनी चाहिए। अब मेमोरी ग्लैंड क्या है? मेमोरी ग्लैंड ये है कि हम अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, हमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। जितने भी मेमेलिया वर्ग के प्राणी हैं उन सब में वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बालों, शरीर पर बाल होने चाहिए। ठीक है, वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, ये बात है। और उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बैलेंस होता है। मतलब ऐसे नहीं कि सर्दी है तो शरीर बहुत ठंडा हो गया, गर्मी है तो शरीर बहुत गर्म हो गया। अंदर वाला टेम्परेचर फिक्स रहता है, जो कि आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब ये लक्षण आपको किस में मिलते हैं? तो आप तो हो ही मेमेलिया में, तो आपकी क्लास मेमेलिया है, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आपकी जाति जरूर सारे मानव हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ से छोटा होता जाएगा, और ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ एनिमल या प्लांट बढ़ते जाएंगे। इधर सिर्फ मानव है, अब मानव से वंश में जाओगे तो मानव के अलावा बंदर भी आ जाएंगे इसमें। इससे और ऊपर में जाओगे तो बंदर के साथ कुत्ते बिल्ली भी आ जाएंगे। इससे और ऊपर में जाओगे तो दूसरे जो हैं भेड़ बकरी, ठीक है, मेंढक वेंढक, ये भी आ जाएंगे। और उससे ऊपर में जाओगे तो कुछ और भी आ सकता है। तो एक क्लास बनाई हुई है हमने, एक वर्ग बनाई हुई है मेमेलिया। इसके मैंने आपको जो लक्षण बताए वो सब है। तो भाई मेमेलिया में हम भी आते हैं, मेमेलिया में डॉग भी आते हैं, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो भी मेमेली ग्लैंड होती है। गाय भी मेमेलिया में आती है। तो ये समानताएं होगी जो हमने पहले से फिक्स कर रखी है कि इस समानता वाला जो भी जीव होगा उसको इस क्लास में डाल देंगे, ऐसे।
ठीक है, ये थोड़ा सा छोटे लेवल पे कहानी बहुत डीप है जो आप 11th में पढ़ोगे। अभी के लिए इतनी बात समझ लो। अभी के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये सारे नाम, दूसरी ये बात कि सबसे ज़्यादा एनिमल जगत में होंगे और सबसे कम एनिमल या जीव जो हैं वो जाति में होंगे। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो समानताएं बढ़ेंगी। ठीक है, और जगत में सबसे ज़्यादा असमानता है क्योंकि उसमें पौधे भी है, प्लांट भी है, तो सब अलग अलग दिखेंगे। अब इस बात को ज़रा समझो, इसको ऐसे कैसे समझ सकते हो, ये याद करना है। ये देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको मस्त। आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, पेड़ है, यहाँ पे चींटी भी है, इंसान भी है ना, पक्षी भी है, शेर भी है और डॉग भी है। अब इन सब को हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं, है ना। तो जितने भी सजीव हैं इस दुनिया में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ये सब हो, सभी के सभी किस में आते हैं, सभी के सभी किस में आते हैं, सजीवों में। सभी लिविंग थिंग्स है ना। वायरस नहीं आता, वायरस को हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं। बैक्टीरिया तक सूक्ष्म जीव है, जितने भी अमीबा तक भी, ठीक है, ये सब सजीव में है। लेकिन फिर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे हमारा क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो हम कहते हैं किंगडम। किंगडम 2 प्रकार के हैं, एक तो एनिमल यानी कि जंतु और एक पादप। तो अब इसमें जंतु को अलग कर दो, पादप को अलग कर दो। तो अब हमारे पास जो जगत है वो 2 हो गए। एक तो ये सारे सब क्या है, जंतु वाले हैं, तो हमारे पास जगत 2 है। पहला जंतु जिसको हम एनिमल कह रहे हैं और दूसरा प्लांट यानी कि पादप। तो आपने क्या किया, संख्या कम हो गई। पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, अब कितने हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 1 ही है। हालांकि प्लांट की बहुत वैरायटी है, पर हम यहाँ वाले एग्जाम्पल से, तो मैं यही कह रही हूँ कि सबसे बड़ा कौन है, जगत रहेगा। अभी और नंबर कम होंगे। अब मैं बात करती हूँ जगत के बाद हम बात करते हैं वर्ग की। जो हमने सेकंड नंबर लिखा था वो क्या लिखा था, वर्ग यानी कि क्लास। अब मैं एक क्लास ले लेती हूँ। क्लास बहुत सारी होती है, अभी आप पढ़ोगे, मैमेलिया है, एविज है ना, उसके बाद मोलस्का है, फिर पिसीज हैं, बहुत सारी क्लास है हमारे पास। तो एक क्लास में लेती हूँ सिर्फ समझाने के लिए, जिसके कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया, मैमेलिया। मैमेलिया के जो कैरेक्टर हैं यानी कि मेमोरी ग्लैंड होना, ये होना, वो होना, ये सारे कैरेक्टर देखो हमें शेर में भी मिलते हैं। शेर भी बच्चे देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। मानवों में मिलते हैं, मानव भी बच्चे देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। कुत्ता भी बच्चे देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो इनमें क्या शामिल हो गया, मैमेलिया की एक क्लास में। क्लास बहुत सारी है, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या है, एक तो कुत्ता, फिर मानव और शेर। लेकिन क्या ये सब दिखने में एक जैसे है, नहीं, ये तो अलग अलग है। लेकिन सिर्फ एक मेमोरी ग्लैंड होने की वजह से, और भी मतलब 2-4 कैरेक्टर और भी होने की वजह से हमने इनको एक में रखा है। अब देखो फिर संख्या कम हो गई। पहले जंतु कितने थे, 5 थे, अब जंतु कितने हो गए, क्लास में आते ही 3 हो गए। बाकी को किसी और क्लास में डालना पड़ेगा। जैसे वो जो है वो इससे पहले संघ भी आया आपका, है ना, सेकंड नंबर पे संघ, एक संघ भी है, संघ जिसको हम फाइलम बोल रहे हैं। फाइलम 2 होते हैं, ठीक है। फाइलम क्या हो गए, फाइलम हो जाता है ऑर्थोपोडा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो भाई हम अगर इनका फाइलम देखें, इन सब का फाइलम अगर हम देखते हैं तो ये सब कॉर्डेटा में आते हैं। किस में आते हैं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में इंसेक्ट्स नहीं आते, मतलब चींटियां नहीं आती, तो हमने एक चींटी कम कर दी, ठीक है। इसमें कौन कौन आ गए, कुत्ता, शेर, पक्षी और मानव। अब संघ को और छोटा किया तो कुत्ता, मानव और शेर, संख्या कम हो गई। पहले कितने थे, पहले 4 थे, कुत्ता, मानव, शेर, संख्या कम हो गई। वही हमें समझना है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे संख्या कम होती जाएगी। किस आधार पर, समानता के आधार पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं। मान लो हमने बात की गण की।
तो एक गण, मैंने इन सब में देखो वर्ग भी बहुत सारे हैं, गण भी बहुत सारे हैं, हम कुछ कुछ ले रहे हैं। एक गण की हम बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कार्निवोरा। अब जैसे मैंने कहा बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे गण हैं, बस आपको समझाना मेरा ये काम है कि हायरार्की सिस्टम होता कैसे है और काम कैसे करता है। अब एक गण है कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, उनको कार्निवोरा में गिनते हैं। अब इनमें अगर हम बात करें तो ह्यूमन तो ओमनिवोरा में आते हैं, तो मतलब शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी, तो इसको हम नहीं ले सकते। इंसेक्ट को, चींटी को ले सकते हैं हम कार्निवोरा में। चींटी भी ओमनिवोरस होती है, चींटी को भी नहीं ले सकते क्योंकि वो भी रोटी वगैरह भी खाती है ना, प्लांट भी खाती है। एक तो कुत्ता, एक शेर और पक्षी भी ओमनिवोरा में आते हैं। तो देखो और छोटा हो गया काम, कार्निवोरा को लेती। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हमारा नेक्स्ट आता है कुल, यानी कि फैमिली। एक फैमिली होती है फैलिडी। फैलिडी में एक तो शेर आते हैं और बिल्ली आती है। अब शेर और बिल्लियाँ, यहाँ पे शेर है, बिल्ली तो है नहीं, तो सिर्फ शेर, और छोटा हो गया काम। अब आप बोलेंगे कुत्ता किस में आता है? कुत्ता कैनेडी कुल में आता है, उसका कुल अलग है। वही उनके कुछ फिक्स लक्षण है, उसके आधार पर हमने उनको बांट रखा है अलग अलग, है ना। कुत्ता है, लोमड़ी है, ये सब एक कुल में आते हैं कैनेडी में। और शेर और बिल्लियाँ एक साथ आते हैं क्योंकि आपको पता है दिखने में भी वो थोड़े थोड़े सेम है। और उसके बाद हम अगर बात करें वंश की, तो अगर मैं बोल दूं होमो वंश, तो अभी मैंने आपको मानवों का नाम बताया होमो सेपियंस, तो होमो में सिर्फ मानव आते हैं। जितने भी मानव जैसे दिखते हैं वो होमो में आते हैं, जैसे चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, जो सिमिलर दिखते हैं। तो कहानी और छोटी हो गई, सिर्फ मानव, ये सब हट गए, शेर भी हट गया, सब कुछ हट गया, सिर्फ क्या बच गया? मानव। तो क्या संख्या कम नहीं हो गई? पहले इतनी सारी वैरायटी थी तो संख्या ज्यादा थी। अब जैसे ही जाति पे आएंगे तो और हम मानव में भी किसकी, मानव और बंदर होमो में आते हैं, और चिंपैंजी ले लो, बंदर हटा दो, ठीक है। चिंपैंजी। और अगर मैं जाति पे जाऊं तो जाति पे सिर्फ अगर मैं होमो सेपियंस की बात करूं तो सिर्फ मानव आ जाएंगे, तो संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चिंपैंजी की जाति अलग है, फिर अलग हो जाएंगे। तो ऐसे हायरार्की सिस्टम काम करता है। जैसे हम जगत से जाति की तरफ आते हैं वैसे वैसे संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और समानताएं जो होती हैं वो बढ़ती जाती है। मतलब एक जाति में सिर्फ उन्हीं को रखेंगे जिसमें मैक्सिमम समानता है, जैसे कि सारे मानव एक जाति के हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कहानी। ये आपको याद नहीं करना है, ये मैंने आपको जिस सब समझाने के लिए समझाया है कि कैसे हायरार्की सिस्टम काम करता है। आपको सिर्फ ये वाली चीज़ याद करनी है, सिर्फ ये, ठीक है। और एक जो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इसमें, सबसे कम इसमें। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है, और मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानी के साथ।